JEE 304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग का जो टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम मेन डायमेंशन यानी मुख्य मापों की गणना, जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन आया था D²L, उसको आप स्प्लिट कैसे करोगे D और L में, यानी डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ स्टेटर और स्टेटर कोर लेंथ। तो कई तरह से रिसर्च में या अनुसंधान में देखा गया है, द रेशियो ऑफ कोर लेंथ टू पोल पिच फॉर वेरियस डिज़ाइन फीचर्स इज, द रेशियो मतलब क्रोड की लंबाई और ध्रुव पिच से अनुपात विभिन्न मशीनों के लिए निम्न है। मतलब जो ये रेशियो है वो विभिन्न मशीनों के लिए, आपको मशीन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए रेशियो भिन्न भिन्न होता है, और इसको डिज़ाइनिंग में पढ़ा जाता है या डिज़ाइनिंग में इसको डिज़ाइन किया गया है। तो अगर आपको मिनिमम कॉस्ट की मशीन चाहिए तो इस रेशियो का अनुपात 1.5 से 2 के बीच होना चाहिए। अगर आपको उस मशीन का पावर फैक्टर गुड पावर फैक्टर चाहिए तो इस मशीन का L/τ का अनुपात 1.0 से 1.25 के बीच होना चाहिए। अगर आपको मशीन में इफ़िशियंसी यानी दक्षता उच्च चाहिए या अच्छी दक्षता चाहिए तो इस मशीन का जो L/τ का अनुपात है वो 1.5 होना चाहिए। और ओवरऑल गुड डिज़ाइन के लिए, मतलब जिसमें सभी की थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हों, तो उसके अंदर L/τ का अनुपात 1 होना चाहिए। ठीक है। और एक और इसमें आता है कि उत्तम बेस्ट पावर फैक्टर के लिए हम τ बराबर √0.18L, ठीक है, ये एक बेस्ट पावर फैक्टर के लिए एक संबंध हो सकता है। τ बराबर √0.18 इंटू L, जहाँ पे τ और L दोनों मीटर्स में हैं। चूँकि यह जो समीकरण है वो डायमेंशनली तौर पे करेक्ट नहीं है, पर ये समीकरण बेस्ट पावर फैक्टर के लिए होल्ड होती है, यानी सही है। ठीक है। तो τ बराबर क्या होता है, πD/P पोल पिच इन टर्म्स ऑफ मीटर। B एवरेज क्या होगा, P∅/πDL, जहाँ पे फिर अपन इसकी वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा phi/τL। तो L/τ वैल्यूज लाइज बिटवीन 0.6 एंड 2। अब आपकी जो L/τ की वैल्यू है वो 0.6 से 2 के मध्य वेरी होती रहेगी। और हम नॉर्मल डिज़ाइन के लिए क्या करते हैं, फॉर द नॉर्मल डिज़ाइन द डायमीटर शुड बी चूजन दैट द पेरिफेरल स्पीड डजंट एक्सीड अबाउट 3 मीटर पर सेकेंड। जो आपकी सामान्य अभिकल्पन मशीन के लिए मशीन के स्टेटर का व्यास इस तरीके से रखा जाता है कि रोटर या आर्मेचर की परिधीय चाल 30 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं हो। यानी परिधीय चाल बराबर क्या हो जाएगा, πD/NS, NS यहाँ पे हो जाएगी आपकी सिंक्रोनस स्पीड। अब रिलेशन बिटवीन D एंड L क्या होगा, तो ये आपको ये ऊपर जो है इससे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे τ की वैल्यू रख देंगे πD/P, तो उससे जो D की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.135 P इंटू √L। ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन मुख्य मापों की गणना कैसे करेंगे। अब उसके बाद में हमारे पास आता है कि लेंथ ऑफ एयर गैप, ये फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ एयर गैप, तो जो इसके अंदर सबसे पहला फैक्टर है शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। तो लेंथ ऑफ एयर गैप की जो लेंथ होगी, एयर गैप कहाँ होगा, स्टेटर और रोटर के बीच में। तो लेंथ ऑफ एयर गैप डिटरमाइंस द मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन बाय द मशीन। जो क्या कहते हैं, वायु अंतराल है, वायु अंतराल डिटरमाइन करता है मैग्नेटाइजिंग करंट के मैग्नीट्यूड। ठीक है।
तो जैसे जैसे वायु अंतराल बढ़ता है या एयर गैप बढ़ता है, वैसे वैसे चुंबकीय धारा का मान भी बढ़ता है। चुंबकीय धारा का मान बढ़ता है। जैसे इस डायग्राम में देखो केस 1 और केस सेकंड, माना जो एयर गैप है वो मशीन फर्स्ट में कम है, एयर गैप मशीन सेकंड में ज़्यादा है, तो IM की जो वैल्यू है वो सेकंड केस में ज़्यादा है बनिस्पत के फर्स्ट केस में। तो इस फेजर डायग्राम, ये फेजर डायग्राम ट्रांसफॉर्मर फेजर डायग्राम से बनाया गया है। द मैग्नेटाइजिंग करंट इन केस 2 इज ग्रेटर देन इन केस 1, तो phi2 इज ग्रेटर देन phi1। phi2, अब जब हम ओवरऑल पावर फैक्टर निकालेंगे VS और IS के बीच में, तो phi2 की वैल्यू ज़्यादा आएगी phi1 से। अगर phi2 की वैल्यू phi1 से ज़्यादा आएगी तो cos phi2 की वैल्यू कम होगी, cos phi2 स्मॉलर देन cos phi1, cos phi1, phi2 is greater than phi1, then cos phi2 is smaller than cos phi1। यानी जब आपके एयर गैप ज़्यादा होगा तो आपका पावर फैक्टर कम होगा। यानी जब आपका एयर गैप ज़्यादा होगा तो आपका पावर फैक्टर कम होगा। जब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं, ओवरलोड कैपेसिटी। ओवरलोड कैपेसिटी को बोलते हैं अतिभार क्षमता। अतिभार क्षमता क्या होती है? मैक्सिमम आउटपुट डिवाइडेड बाय रेटेड आउटपुट। हम जानते हैं कि पहले बता चुका हूँ, ओवरलोड कैपेसिटी इज ग्रेटर फॉर ए मशीन हैविंग स्मॉलर लीकेज रिएक्टेंस। यानी जिसका क्षरण प्रतिघात जिस मशीन का कम होता है उसका सर्कल डायग्राम बड़ा बनता है। सर्कल डायग्राम बड़ा बनता है तो उसकी ओवरलोड कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब ये क्षरण प्रतिघात क्या है? क्षरण प्रतिघात इसमें कैसे कम होता है जब एयर गैप बढ़ता है? तो द लेंथ ऑफ एयर गैप है, जो एयर गैप की जो लेंथ है वो अफेक्ट करती है जिगजैग क्षरण प्रतिघात को। द वैल्यू ऑफ जिगजैग क्षरण प्रतिघात जो फॉर्म करता है लार्ज पार्ट ऑफ टोटल रिएक्टेंस। जो जिगजैग रिएक्टेंस है वो मोस्टली पार्ट है जिस लीकेज रिएक्टेंस का, उसको में जो मोस्टली पार्ट होता है वो जिगजैग रिएक्टेंस का होता है, जिगजैग लीकेज रिएक्टेंस का होता है। तब लेंथ ऑफ एयर गैप बढ़ता है तो जिगजैग लीकेज रिएक्टेंस कम होता है। जब क्या कहते हैं, एयर गैप की लेंथ बढ़ती है स्टेटर और रोटर के बीच में, तो जिगजैग लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है। ग्रेटर द लेंथ ऑफ एयर गैप ग्रेटर इज द ओवरलोड कैपेसिटी। मतलब लेंथ बढ़ी, एयर गैप की लेंथ बढ़ी, यहाँ मैं लिख देता हूँ एयर गैप की लेंथ बढ़ी, जिगजैग रिएक्टेंस कम होगा। जिगजैग रिएक्टेंस कम होगा तो ओवरलोड कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ओवरलोड कैपेसिटी ज़्यादा होगी। यानी इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका पल्सेशन लॉस। क्या है? पल्सेशन लॉस। पल्सेशन हानियाँ। विथ लार्जर लेंथ ऑफ एयर गैप द वेरिएशन ऑफ रिलक्टेंस ड्यू टू स्लॉटिंग इज स्मॉल। जब आपके एयर गैप की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है तो जो रिलक्टेंस जो वेरी होता है स्लॉटिंग के कारण वो कम हो जाता है। जो आपके स्लॉट्स हैं, जो टिथ निकले हुए होते हैं, जब वो रोटेट करता है तो उसके कारण क्या होता है, आपका एयर गैप के अंदर रिलक्टेंस चेंज होता है। तो वो अगर एयर गैप की लेंथ ज़्यादा हो तो वो जो वेरिएशन ऑफ रिलक्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ रिलक्टेंस कम होता है। जो आपके पल्सेशन लॉस हैं जो पैदा होते हैं वेरिएशन इन रिलक्टेंस ऑफ एयर गैप के कारण, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए आपके जो पल्सेशन लॉस है वो वायु अंतराल की लंबाई बढ़ने पर कम होते जाते हैं। देन जो फोर्थ पॉइंट आता है अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल, असंतुलित चुंबकीय खिंचाव। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एयर गेज अगर कम है तो अगर छोटा सा भी डिफ्लेक्शन आ गया
या शाफ्ट में छोटा सा भी डिफ्लेक्शन आ गया तो लार्ज इरेगुलरिटी करता है लेंथ ऑफ एयर गैप में। अगर आपका शाफ्ट में लेंथ ऑफ एयर गैप की वैल्यू छोटी है, लेंथ ऑफ एयर गैप की वैल्यू कम है, अगर आपकी शाफ्ट में थोड़ा सा भी अनबैलेंस आ गया या डिफ्लेक्शन आ गया तो वह इरेगुलेटरी पैदा करता है इन द लेंथ ऑफ एयर गैप, और ये रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज मैग्नेटिक अनबैलेंस मैग्नेटिक पुल, जिसकी और ज़्यादा टेंडेंसी होती है तो शाफ्ट को बेंड करने की। ठीक है, जिसकी और ज़्यादा टेंडेंसी होती है शाफ्ट को बेंड करने की। ठीक है, यदि मशीन का वायु अंतराल कम है तो शाफ्ट बहुत कम विक्षेपित होती है। यह विक्षेपण वायु अंतराल में अधिक अनियमितता उत्पन्न करता है, जो अधिक असंतुलित चुंबकीय खिंचाव के उत्पादन का कारण होती है। यदि मशीन के वायु अंतराल की लंबाई अधिक है तो यह खिंचाव शाफ्ट को मोड़ने की प्रवृत्ति रखता है। हाँ, अगर आपके एयर गैप की लेंथ की लंबाई ज़्यादा होगी तो असंतुलित चुंबकीय खिंचाव की स्थिति नहीं बनेगी। अगर कम होगा तो एक छोटा सा डिफ्लेक्शन भी आपके बहुत ज़्यादा चुंबकीय खिंचाव को पैदा करेगा। अब है आपका कूलिंग यानी शीतलन। इफ द लेंथ ऑफ एयर गैप इज लार्ज, द सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ rotor and stator are separated by a large distance. This would afford better facilities for cooling at the gap surfaces. यदि आपके वायु अंतराल की लंबाई अधिक है तो जो सरफेसेस है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। स्टेटर और रोटर की बेलनाकार जो सतह है उसके मध्य दूरी अधिक होगी, जो कि शीतलन में बहुत ज़्यादा सहायक है। ठीक है, जो कि शीतलन में बहुत ज़्यादा सहायक है। अधिक वायु अंतराल होने पर कूलिंग भी अधिक होगी। फिर आपके लास्ट पॉइंट है वो है आपका नॉइज़। ठीक है, तो मैंने पहले जैसा आपको बताया था जिगजैग जो ओवरलोड इसके अंदर ओवरलोड कैपेसिटी के अंदर कि जैसे जैसे एयर गैप की लंबाई बढ़ती है तो जिगजैग जो लीकेज रिएक्टेंस है वो कम होता है। ठीक है, तो जिगजैग में यदि वायु अंतराल अधिक होता है तो क्षरण प्रतिघात में परिवर्तन कम होता है। यह क्षरण प्रतिघात का जो परिवर्तन है वो कम होता है तो इसके द्वारा जो नॉइज़ पैदा होती है, द चेंज इन लीकेज रिएक्टेंस अगर कम होगा तो ये जो जिगजैग लीकेज फ्लक्स है, ठीक है, जो क्या कहते हैं जिगजैग लीकेज फ्लक्स है वो बहुत कम चेंज होता है। ठीक है, तो इस चेंज के कारण जो आपकी जो नॉइज़ पैदा होती है विल नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल, यानी ये नॉइज़ आपको इतनी ऑब्जेक्शनेबल नहीं होगी। ठीक है, तो आप जब जब एयर गैप की लेंथ बढ़ाओगे तो आपका जिगजैग लीकेज है जो क्षरण फ्लक्स है उसमें बहुत कम चेंज होगा, उसमें बहुत कम चेंज होगा। थैंक यू।